हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पूरा एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं। साथ ही में इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे उन सबको हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। इन क्लास 9 वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स एंड द एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। ठीक है। तो हमने क्लास 9 में ये पढ़ा था कि हमारा जो जो भी अराउंड हमारे मैटर है वो मैटर कोई ना कोई एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर से बना हुआ है। और जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक ही पर्टिकुलर एटम से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे एटम्स मिला के एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है। हाँ, तो हमें पता है एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हमारे यहाँ अभी 118 एलिमेंट्स हमें अभी पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से सिर्फ 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं। ठीक है। 94 है वो नेचुरल है, और जो रेस्ट 24 है वो आर्टिफिशियल है या फिर मैन मेड उसे हम कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। Or as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि वो डिफरेंट पैटर्न्स ढूंढना स्टार्ट करने लगे, वो प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ में वो डिफरेंट पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करने लगे जिसकी मदद से वो डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकें। क्योंकि 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे तभी हम दूसरे सारे एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जो भी जिसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थे उन्हें वो एक साथ क्लासीफाई करते थे ताकि वो आसानी से उसको उन सबको रीड कर सके। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट 5.1, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। इवन इन अदर सिचुएशंस वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें यही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ शॉप सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस वाइल बिस्किट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर. Even among soaps, bathing soaps are stacked separately and washing soaps are stacked separately. तो ये कहना चाह रहा है कि वो हमेशा सोप और जो बिस्किट्स है वो अलग अलग रखे जाते हैं। इवन जो सोप्स होते हैं उनमें बाथिंग सोप्स अलग रखा जाता है और जो कपड़े धोने का सोप होता है वो अलग रखा जाता है, जिससे हमें आसानी से उनको ढूंढने में हेल्प हो सके और हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है। तो हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। 5.1.1, डुबेरियनर्स ट्रेड। ठीक है। तो इन द ईयर 1817 जोहान वुल्फगैंग डुबेनियर, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. तो 1817 में, कौन से ईयर में? इन 1817। ठीक है। डुबेरियनर एक वो जर्मन थे, वो उन्होंने एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे ग्रुप्स में अरेंज करने का डिसाइड किया। ही डिसाइडेड टू प्लेस 3 एलिमेंट्स टुगेदर इन अ ग्रुप, और इन ग्रुप को उन्होंने ट्रायड बोला। उन्होंने 3 एलिमेंट जिसका सेम प्रॉपर्टीज था उसको एक ग्रुप में रखने को डिसाइड किया और उनको ट्रायड कहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन द ट्रायड्स वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. The atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. तो ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइड्स थे उनमें जो बीच वाला एलिमेंट था उनका जो एटॉमिक मास था वो दो लास्ट एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाल के था। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम ये ट्राइड बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि 40 है और +137। तो ये ऐसा ये नहीं है कि पूरा वो एवरेज बनाएगा, लेकिन हार्डली वो मतलब उसी के आसपास रफली द एवरेज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास। ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा 177, और क्योंकि 2 एलिमेंट है तो बाई 2, तो इनका क्या हो जाएगा 2 8 से 16, 88.5। ठीक है। तो वही है, ऑलमोस्ट एक का डिफरेंस है, तो 87.6 है ये, और असल में 88.5 होता है। ठीक है। चलिए
यही इसमें कहा जा रहा है। तो उसमें हमने 3 ट्राइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे तीनों ट्राइड लिखा हुआ है। पहला है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। फिर है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा। और लास्ट है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये जोहान डोबेनियर का ये लाइफ के बारे में कुछ लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम्स के बेसिस पे, एग्ज़ाम्स के लिए, तो फिर मैं इस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलिए हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। द अटेम्प्ट्स ऑफ डोबेरियर encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses। तो फिर क्योंकि डोबेरियर का बहुत सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि उन्होंने से क्योंकि सिर्फ 3 ही उन्होंने ट्राइड्स उन्हें डिस्कवर किया, उनसे उससे ज़्यादा उन्हें ट्राइड नहीं मिल पाया। इसलिए उनका ये ड्रॉबैक है कि उन्होंने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर कर पाया और उन्होंने सिर्फ 3 ही ग्रुप बना पाया, ठीक है। तो डोबेरिनर के अटेम्प्ट से इनकरेज होके दूसरे साइंटिस्ट ने भी ट्राई किया कि वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो in 1866 John Newlands, an English scientist, arranged the then known elements in the order of increasing atomic masses. He started with the element having the lowest atomic mass and ended at thorium, which was 56th element. तो उन्होंने जब 1866 जब अपना डिस्कवर किया ऑक्टेव, तो 56 एलिमेंट्स तब तक नोन थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, और जो 56th एलिमेंट था वो था हमारा थोरियम, ठीक है। चलिए, तो 56 मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी साइड बाय साइड एक अपना एनसीईआरटी बुक खोल लें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे से कटा हुआ है तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है देखने में। ऐसे मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ लाइन बाय लाइन, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स, और उन्होंने ये किया कि ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो पहला एलिमेंट है और जो पहला के बाद जो 8वां एलिमेंट है, उनका प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का ये टेबल है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि लिथियम है यहाँ पे, ठीक है। तो लिथियम से 8वां हमारा क्या होगा एलिमेंट। तो लिथियम के बाद एक पहला बेरिलियम, दूसरा बोरॉन, तीसरा कार्बन, चौथा नाइट्रोजन, 5वां ऑक्सीजन, छठा फ्लोरीन, और फिर ये जो 8वां है वो है नाइट्रोजन सोडियम, सॉरी। तो लिथियम का और सोडियम दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। सिमिलरली सोडियम के 8 एलिमेंट्स के बाद है पोटेशियम, तो पोटेशियम का भी सेम होगा, ठीक है। क्योंकि ये 8-8 के पे आ रहा है, 8-8 के डिस्टेंस पे आ रहा है, तो इससे हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं। क्योंकि ये क्योंकि जो म्यूज़िक में ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव आपका मतलब वही जो सरगम होता है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, तो ये 8 है। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने इन एलिमेंट्स को भी उन्होंने इस एलिमेंट को भी मतलब किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। जो सोडियम है वो लिथियम के 8th एलिमेंट है लिथियम से। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम भी है, वो भी एक दूसरे से 8 एलिमेंट की दूरी पे है, ठीक है। तो ये सब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर आता है। तो ये टेबल यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है आपको पढ़ना, तो फिर नेक्स्ट में मैंने जो खुद से टेबल बनाया मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश में जो ऑक्टेव है उसे हम सारे गा मा पा धा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न म्यूज़िक में ऑक्टेव होता है उसे हम लोग कहते हैं डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। अब इनके हम ड्रॉबैक्स देखते हैं, क्या है हो सकता है इनका ड्रॉबैक्स। तो पहला ड्रॉबैक्स हम देखते हैं कि इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। कि ये कहना चाह रहा है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, क्योंकि जो कैल्शियम के बाद जो एवरी 8th एलिमेंट था वो मतलब कि उनका प्रॉपर्टी सेम नहीं था।
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम कौन सा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो ये इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। उसके बाद से जो जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम और क्रिप्टॉन, तो इन दोनों का सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों लॉ ऑफ ऑक्टेव में नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरा है इट वॉज अज्यूम दैट न्यूलैंड्स इट वॉज अज्यूम टू न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड and no new more elements would be discovered in the future, but later on several elements were discovered। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो न्यूलैंड के हिसाब से पहले उसे लगता था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उससे ज़्यादा एलिमेंट्स मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो गलत थे। उसके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए जिनको वो ऑक्टेव का प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं कर पाते थे, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स न्यूलैंड्स एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। तो एलिमेंट को फिट करने के लिए टेबल में वो कभी कहीं कहीं पे दो एलिमेंट को साथ में वो एक जगह पे रख देते थे। कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस, यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल जो है वो एक साथ उन्होंने प्लेस किया है इसे। बट दीज आर केप्ट वेरी फार अवे फ्रॉम आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इनको हमने देखा है कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखा हुआ है जो कि हैलोजन है, और जो इनके जो प्रॉपर्टीज़ को रिजेंबल करता है जैसे कि आयरन, उसे बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका और एक ड्रॉबैक था। और क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अपना प्रॉपर्टीज़ को कर पा रहे थे, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासीफाई, इसलिए हम इससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट के साथ ही अच्छे से काम करते थे। ठीक है, तो ये तीन चार ड्रॉबैक्स है कि वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के साथ ये लॉ उनका काम करता था, जिसमें सिर्फ कैल्शियम तक ही वो पॉसिबल हुआ करता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर एक एलिमेंट एक दूसरे का प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करता था। ठीक है, और वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही वो एग्जिस्ट करते नेचर में, उसके बाद और कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। लेकिन वो गलत थे, उनके बाद और भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए जिनका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए तब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिड डोबेलियनर्स ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि जी हाँ, जो जो डोबेरियनर्स के ट्राइड है, डोबेरियनर्स के 3 ट्राइड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वो यहाँ पे है, यहाँ पे वो ऑक्टेव में आ रहे हैं, तो मतलब ये सही है, फर्स्ट वाला हाँ है। ठीक है, वॉट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरियनर्स क्लासिफिकेशन। तो डोबेनियर्स का सिर्फ एक ही लिमिटेशन था कि उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड को वो डिस्कवर कर पाया, उसके आगे उन्होंने ट्राइड और नहीं डिस्कवर कर पाया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो मैंने आपको 3-4 यहाँ पे लिमिटेशन बताया। पहला कि वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे ही वो उनका रूल अप्लीकेबल था, क्योंकि जो कैल्शियम के बाद हर 8th एलिमेंट एक दूसरे की प्रॉपर्टी को रिजेंबल नहीं कर पाते थे। दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि उन्होंने ये अज्यूम किया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, उसके बाद और कोई फाउंड नहीं होगा, और इसके बाद कोई भी और फाउंड हुआ 56 एलिमेंट्स के बाद फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और उन्होंने अपने टेबल में फिट करने के लिए 2 एलिमेंट को एक साथ रखा, और इवन जो जिनका बहुत प्रॉपर्टी अलग अलग था उनको भी एक साथ रख दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुआ कि उनका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, जैसे कि कोबाल्ट और निकल जो थे उनको उन्होंने रख दिया साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, जो कि हैलोजन है, और जो कि लेकिन जो निकल और कोबाल्ट को जो रिजेंबल करते था जैसे कि आयरन, उसको उन्होंने बहुत दूर रख दिया। ये उसका एक ड्रॉबैक और था। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, आप उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब है 5.2, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये जो केओस न्यूलैंड्स ने और डोबेरियनर्स ने जो क्रिएट किया था, उसके बाद मेंडलीव आए और उन्होंने इसको कुछ ऑर्डर में करने को कुछ ट्राई किया। ये देखते हम क्या था उन्होंने क्या किया। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपको वो 2 टेबल बता दूंगा, तो आप ये दोनों टेबल देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें दो है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीन हैं हमारे ट्रायड। और ये इस सारे गामा पादन ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर आता है, जिसमें सिर्फ कैल्शियम तक ही वो फॉलो करते थे, और कोबाल्ट और निकल को उन्होंने हैलोजन के अंदर डाल दिया था, और जिस आयरन जिससे वो रिजेंबल करते थे उनको बहुत दूर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडेलेव, अ रशियन केमिस्ट। जैसे कि उनका नाम सुनने में लग रहा है, दिमित्री इवानोविच मेंडेलेव, ये एक रशियन केमिस्ट हैं। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, wherein the elements were arranged on the basis of the fundamental property, the atomic mass, and also on the basis of chemical property. तो उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उनका एटॉमिक मास और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी उनका डिफरेंशिएट किया गया। तो मेनली उनके क्या क्या थे, दो फंक्शन जिसपे वो प्रॉपर्टी जिसपे वो उन्होंने मतलब कि क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। तो वो दो फंक्शन, दो उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार है। पहला है, ठीक है, पहला है उसका एटॉमिक मास, और दूसरा है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम आगे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, व्हेन मेंडेलेव स्टार्टेड, ये सिमिलरली ये एक और बॉक्स है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आप ये पढ़ सकते हैं ज़रूर। व्हेन मेंडेलेव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक masses of the elements and their physical and chemical properties. Among chemical properties, Mendeleev concentrated on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen. तो उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करने का ट्राई किया। और क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने ये फाइंड किया, ये अपना पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने बनाया, तो तब 63 एलिमेंट्स पता चल गए थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि न्यूलैंड इस टाइम पे सिर्फ 56 थे पता हमें, लेकिन मेंडेलीव के टाइम पे हमें 63 एलिमेंट्स पता चल गए थे। तो और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने इस प्रकार किया डिफाइन कि वो, हाँ, कि वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ वो कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से वो उन्होंने क्लासीफाई कर दिया उसको। और उन्होंने ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे वर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट्स। उन्होंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और वो लगभग सबके साथ वो बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, he then took 63 cards and wrote down the properties of one element. तो उन्होंने 63 कार्ड्स लिया और सब पे सबका सारे प्रॉपर्टीज ऑफ सारा एलिमेंट उस पे लिख दिया। ठीक है, he sorted out the elements with similar properties and pinned the cards together on a wall. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब पे ये किया, लिख दिया उनका प्रॉपर्टीज और उसे दीवार पे पिन कर दिया। ठीक है, he observed that most of the elements got placed in periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. तो उन्होंने ये डिराइव किया कि वो सबको जगह मिल गया उनके पीरियोडिक टेबल में, और वो उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने वो था अरेंज्ड। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो कुछ देर बाद रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ, उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ बनाया जिसमें उन्होंने स्टेट किया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने ये अपना एक पीरियोडिक लॉ बनाया, किसने, मेंडेलीव ने। किसने बनाया, मेंडेलीव ने। ठीक है, ये हमारे मेंडेलीव जी हैं, उन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, और जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट इट कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज या हॉरिजॉन्टल रोज इसको पीरियड बोला जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पीरियड्स हैं, और जो वर्टिकल रोज यानी कि ये यहाँ पे 8 रोज हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप। ठीक है, चलिए ये भी यहाँ पे आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो फिर मैंने भी ये बना लिया जिसमें मेन एलिमेंट्स मैंने इनको टेबल में रख दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या क्या थे। हम तो अभी तक सिर्फ ड्रॉबैक्स हम
कर रहे थे न्यूलैंड्स के टाइम पे और डोबेरियन के टाइम पे। अब हम यहाँ पे अचीवमेंट देखते हैं मेंडेलेव का क्या था। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. तो उनके टाइम पे ऐसा कुछ कुछ हुआ कि कुछ ऐसा हुआ इंस्टेंस कि उनको एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास थोड़ा ज़्यादा था उसको पहले रखना पड़ा उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक मास थोड़ा कम था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट है और निकल है, ठीक है। कोबाल्ट और निकल जो है उसमें कोबाल्ट का 58.93 है और निकल का 58.7 है। तो इसमें आपको पता है कि निकल का इससे कम है तो निकल पहले आना चाहिए, लेकिन इसमें कोबाल्ट पहले है क्योंकि उनको उनके टाइम पे कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। तो हम देखते हैं वैसे क्या इंस्टेंस हुआ था। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट अपीयर्ड बिफोर निकल, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ताकि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे वो मतलब वो आराम से वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। Further, Mendeleev left some gaps. Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted that existence of some element that had not been discovered at that time. तो उन्होंने जो भी अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था एलिमेंट्स उसके लिए कहीं कहीं पे गैप छोड़ दिए उन्होंने, ठीक है। एंड उन्होंने उसको प्रेडिक्ट किया कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज किस प्रकार होता है। तो हम उस पर अभी देखेंगे। Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral eka to the name of preceding element in the same group. उन्होंने संस्कृत न्यूमेरल एका, एका मतलब एक, तो एका के बेसिस पे एका उन्होंने किसी के आगे लगा दिया, किसी एलिमेंट के आगे, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने उसका प्रेडिक्ट कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। और एक का उन्होंने ये कहा क्योंकि जो भी उन्होंने कहा, जैसे कि उन्होंने तीन तीन उन्होंने डिस्कवर किया था, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्कैंडियम यहाँ पे है, गैलियम यहाँ पे है और जर्मेनियम यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। और उनका प्रॉपर्टीज़ किसके बेसिस पे है, तो उन्होंने लिखा कि ए का बोरॉन। तो जो स्कैंडियम है वो ए का बोरॉन है। ए का बोरॉन उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि बोरॉन जो है उसके एक नीचे स्कैंडियम आता है, इसलिए ए का बोरॉन। जो ए का एल्यूमिनियम है उसका उसका नाम है गैलियम, तो ए का एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ रहा है, ठीक है, उसका उनका प्रॉपर्टी सेम है। और ए का सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ रहा है, इसलिए सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। मैंने ये इम्पोर्टेंट कहीं पे बना दिया है और कहीं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को वहाँ लिख दिया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्राइड वो उन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज़ था उन्होंने यहाँ पे वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे अगर हमें याद भी नहीं होगा तो हमें ऐसे वो हम अपना एक टेबल बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला में लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से, और एक पूरा हम ऊपर छोड़ दें क्योंकि हीलियम, क्योंकि तब नोबल एटम्स नोबल जो भी थे वो नोबल एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम छोड़ के हम लिथियम पे आएंगे, तो लिथियम हम सीधा नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। यह बात याद रखिएगा कि उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, नियॉन भी नोबल एटम था इसलिए उन्होंने नियॉन को नहीं लिखा, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद फिर सोडियम पे आ गए वो। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन में नहीं था तो यहाँ पे फिर आ गए वो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टेबल 5.5 देखते हैं जहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे थे दो के, ठीक है। एक था ए का एल्यूमिनियम। ए का एल्यूमिनियम को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था कि उन्होंने बोला था कि ए का एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टीज़ था वो गैलियम के जैसा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या वो गैलियम के जैसा था। तो उन्होंने एटॉमिक मास को उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि उसका एटॉमिक मास 68 होगा। असल में गैलियम का एटॉमिक मास 69.7 है, जो कि बहुत पास है 68 का, मतलब कि उन्होंने ज़्यादा हद तक उन्होंने उसका सही प्रिडिक्ट किया था, ठीक है।
फार्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने किया था कि E2O3 होगा, तो बिल्कुल सही उन्होंने किया था क्योंकि Ga2O3 अभी उसका फार्मूला है ऑक्साइड के साथ। क्लोराइड के साथ उन्होंने किया था कि ECl3 होगा, और अभी वो भी सही है क्योंकि GaCl3 है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने बिल्कुल सही ये किया था आइडेंटिफाई। उसका एटॉमिक मास 68 उन्होंने किया था, 68 ना होकर वो 69.7 था। ठीक है, बस एक ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, लेकिन वैसे उन्होंने उनका प्रेडिक्शन ज़्यादा हद तक सेम था। ठीक है, द प्रोवाइडेड कन्विंसिंग इंसिडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ Mendeleev's periodic table. Further, it was extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him. Noble gases like helium, neon, and argon have been mentioned in many a context before this. These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere. ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि इतना ये एविडेंस, इतना मतलब करेक्टनेस का इतना एविडेंस हमें मिल गया मेंडलीव के बारे में कि बहुत सारे केमिस्ट को इसे यूज़ करना ही पड़ा। ठीक है, और इनका एक और बात था कि नोबल गैसेस जो थे वो उन्होंने प्लेस नहीं किया था उसमें, क्योंकि जो हीलियम, आर्गन और जो नियॉन थे वो बहुत ही बाद डिस्कवर किए गए थे, क्योंकि वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस में पाए जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, one of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the other. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखा गया है कि उनका एक बात सबसे अच्छा था कि जो भी अगर बाद में अगर नोबल गैसेस क्या क्या हमारे आर्गन है, नियॉन है, हीलियम है, तो ये जब बाद में हमने इसे डिस्कवर किया इन तीनों को, इन मतलब इन सबको, तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया, और उन ग्रुप को हम अलग आराम से एक जगह पे रख सकते थे बिना दूसरे एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, और ये बाद में क्यों डिस्कवर हो पाया, क्योंकि ये जो थे वो बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते थे, इसलिए तब तक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक इक्विपमेंट इनके पास नहीं था, इसलिए बहुत लेट ये डिस्कवर हो पाया। ठीक है, अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं 5.2.2 में। ये क्या है? सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। Like alkali metals, hydrogen combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formulae. क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हद तक एल्कली मेटल्स को रिजेंबल करता है। ठीक है, जैसे कि वो क्लोरीन के साथ HCl ही बनाता है, जैसे कि जैसे कि सोडियम बनाता है NaCl, ऐसे ही HCl, सोडियम बनाता है Na2, ऐसे H2O, सल्फर के साथ H2S बनाता है हाइड्रोजन, ऐसे ही वो Na2S बनाता है सल्फर के साथ। तो ये क्योंकि बहुत ही मतलब रिजेंबल करते थे, इसलिए बहुत डिफिकल्ट हुआ हाइड्रोजन का प्लेस बताना। ठीक है, certainly no fixed position can be given to the hydrogen in the periodic table. ये पहला डिफिकल्टी था मेंडलीव का, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन का एक सही जगह नहीं दे पाए। ठीक है, isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed a periodic classification of elements. आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो आइसोटोप्स का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उनका जो मास होता है वो उनका जो मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमें क्लोरीन का आइसोटोप देखने को मिलता है, हमें हो सकता है हमें कार्बन का अलग अलग देखने को मिलता है आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप को भी उन्होंने अच्छे से वो नहीं डिस्कवर कर पाए थे उससे तब तक। ठीक है, तो जो आइसोटोप थे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो उन्होंने भी थोड़ा डिफ़िकल्टी वो पोज किया उसके ऊपर। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम वाज दैट एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर एंड गोइंग फ्रॉम नेक्स्ट। और ये भी हमने नोटिस किया जैसे कि एटॉमिक मास जो थे वो कभी कभी सीरियल में नहीं भी जाते थे। ठीक है, तो जो मान लिया कभी बाद में अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो वो बीच में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कभी कहीं कहीं तो फिर वो कम जो जिनका एटॉमिक मास है वो भी पहले आ जाते हैं। ऐसे ये एक और डिफ़िकल्टी, क्योंकि उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया क्यों जो एलिमेंट जिनका जो मास है वो ज़्यादा है वो पहले आता है जिनका मास कम है उससे। ठीक है, तो ये तीनों एक यहाँ इसके लिमिटेशंस हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं।
कि इनका हमें प्रेडिक्ट करना है फार्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो पहले के है तो के का K2O होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ नहीं, इससे पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे के यहाँ पे है तो के का K2O है, ठीक है। फिर है सी यानी कार्बन, तो सी देखते हैं यहाँ पे सी का है CO2। फिर क्या है ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कहाँ है, एल्यूमिनियम का है Al2O3, ठीक है। तो Al2O3। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन ही है ना जी। सिलिकॉन का कहाँ है, सिलिकॉन का यहाँ है तो सिलिकॉन का है SiO2, ठीक है, SiO2। और लास्ट में है बेरियम, तो बेरियम कहाँ पे है, बेरियम आप यहाँ देख सकते हैं, बेरियम का है BaO। तो बेरियम यहाँ कहीं आता है, बेरियम आता है 6th में, तो यहाँ पे बेरियम आएगा। तो बेरियम का है BaO2, ठीक है। तो यहाँ पे होगा BaO2। बढ़िया जी, ठीक है। एक सेकेंड जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, सॉरी, मैं आपको माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे बेरियम यहाँ पे ही आएगा, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये O2 नहीं है, ये यहाँ पे बीच में कॉमा है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो ये RO है यहाँ पे, तो यहाँ पे PaO आएगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे BaO आएगा। तो अब मैं रिपीट करना चाहता हूँ, के है तो के का होगा K2O, सी है तो सी का होगा CO2, Al है तो Al2O3, सिलिकॉन है तो SiO2, और लास्ट में बेरियम, तो बेरियम का है BaO। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड्स गैलियम और कौन से जो थे वो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसके, ठीक है। किन के और प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था स्कैंडियम का और जर्मेनियम का। स्कैंडियम का किससे हो सकता था सिमिलर, स्कैंडियम का हो रहा था बोरॉन से, और जो जर्मेनियम था उनका हो रहा था सिलिकॉन से, इसलिए उन्होंने उसे ए का बोरॉन और ए का सिलिकॉन नाम दिया, और गैलियम को ए का एल्यूमिनियम, ठीक है। वॉट वर द क्राइटेरिया यूज बाई मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, तो उन्होंने क्या क्राइटेरियाज यूज़ किए थे, दो मेन क्राइटेरियाज थे। पहला क्राइटेरिया था उनका एटॉमिक मास, और दूसरा था कि वो हाउ दे एक्ट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बस। वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, तो नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया था, क्योंकि नोबल गैस बहुत ही इनर्ट होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। वो ये पहला हो गया, और वो बहुत ही बाद डिस्कवर किए गए थे, इसलिए उन्हें सेपरेट ग्रुप में प्लेस किया जाता है। वो बहुत ही बाद क्यों डिस्कवर हुए थे, जी हाँ, आपने सही गेस किया। वो बहुत बाद इसलिए डिस्कवर हुए थे क्योंकि वो लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगेन मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। अब जो इन्होंने जो लिमिटेशन किया उसके बाद एक और उन्होंने ऑर्डर में प्लेस करने की कोशिश किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आई होप कि सबने देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तभी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें ज़्यादातर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ क्वेश्चन देंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड तो वो पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करते हैं, अनलेस हमें कम से कम कैल्शियम तक तो याद करना ही होगा, जो कि 20 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। In 1913, Henry Moseley showed that atomic number is more fundamental property than its atomic mass. Accordingly, Mendeleev's periodic table was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. तो जो मोजले थे उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी को ज़्यादा देना चाहिए हक एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास का वो प्रॉपर्टी नहीं होता है जिसके बेसिस पे वो क्लासिफाई करते हैं, उसकी जगह पे हम एटॉमिक नंबर को हम कंसिडरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर को यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके हिसाब से एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसको हम अभी तक देखते आ रहे हैं, ठीक है।
उन्होंने लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देते हैं कि न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और वो इंक्रीज होते जाता है जैसे कि जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते रहते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखने में शानदार लगता है, तो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमें उसका पीरियोडिक उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ते जाता है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं और सबसे अच्छा उनका बात ये लगा कि उन्होंने हाइड्रोजन को सबसे अलग रख दिया ऊपर में। देख सकते हैं सब कुछ जुड़ा हुआ है साथ में, बस एक हाइड्रोजन को छोड़ के हाइड्रोजन में एक बीच में गैप है। ठीक है। तो हाइड्रोजन को फर्स्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मेन हमें 20 तक याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए आपने देख लिया होगा। ये जो पहला, आप मेन मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहला जो ग्रुप है, ये हमने तो पहले ही देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल, जैसे कि पहला दूसरा, यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक जो है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे टाइप का होता है। ठीक है। तो जी ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए इसे हम पीरियड्स कहते हैं। और ये जो हम ये 18 जो है, ये जो लंबे लंबे वर्टिकल्स हैं इसे हम ग्रुप कहते हैं। तो हमारे में टोटल क्या है, टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। तो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो पहला ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। जो दूसरा ग्रुप है उसे हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो फिर 3 से 12 तक जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। जो 3 से 12 तक का ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने सही गेस किया। उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हमेशा ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बार बार चेंज होना। तो उसका प्रॉपर्टीज़ चेंज होते रहते हैं। बीच में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे याद नहीं भी रखें तो चलेगा। आप बस मेन ये बात याद रख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेन, कि जो पहला है उसे हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, पहला ग्रुप के एलिमेंट्स को। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। आप ये बात तो मैं बताना आपको भूल ही गया कि जो फर्स्ट से लेके जो 12 तक है वो सारे मेटल्स हैं हमारे। ठीक है। जो मेटल है ये फर्स्ट से लेके 12 तक है। बाद में जो हमें जैसे पिंक से यहाँ दिख रहा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो हैं ये मेटलॉइड्स है जो कि बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। और उसके बाद जितने भी हैं वो नॉन मेटल्स हैं हमारे। ठीक है। तो जो 17th है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ये सब हमारे हैलोजेंस है। और जो 18th है वो हमारा सबसे प्यारा इनर्ट गैस है। ठीक है। एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस। किनके किनका क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं? 3 लिमिटेशन क्या क्या थे? द एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सही पोजीशन भी हम लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक है। जो तीनों जो मेंडलीव के क्या क्या थे लिमिटेशन? पहला था कि हाइड्रोजन सही जगह पे नहीं, हाइड्रोजन से को सही जगह पे प्लेस नहीं किया गया था। दूसरा था आइसोटोप से लेके जो डिफ़िकल्टी हुई थी। ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट था वो क्या था कि क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था, तो फिर अगर वो डिफरेंट अगर बीच में खोया जाएगा एलिमेंट्स को, तो फिर वो सही जगह पे वो प्लेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि एटॉमिक मास के इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसने एटॉमिक नंबर पे क्लासिफाई किया। आप डिफरेंट जो भी मिलेंगे हैवियर एलिमेंट्स जो भी फाइंड होंगे वो सब उनके बीच में फाइंड हो सकता है, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप क्लासिफाई करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो अब देखते हैं पोजीशन है ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, वो कैसे पोजीशन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हम देख सकते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है। जो ऐसे 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 हैं वो ग्रुप्स हैं,
और जो ऐसे 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 हैं वो हमारे पीरियड्स हैं। तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं बस। यू विल फाइंड एक्टिविटी देख लेते हैं। लेट अस लुक एट ग्रुप 1 एंड नेम द एलिमेंट्स। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, what similarity do you find in their electronic configurations? तो हम क्या क्या हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहला जो भी ग्रुप है उसमें क्या क्या हमारा आता है। तो हमारा आ रहा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो हम उसमें एक चीज़ देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 है। हाइड्रोजन को तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे अलग है। लिथियम है, ठीक है, जो लिथियम है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का वैलेंसी 1 होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, सोडियम का भी 281 होता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है 19, तो मतलब 2881 है, तो उसका भी 1 है। तो इसमें हम ये सिमिलैरिटी कर सकते हैं क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, और साथ ही में उनका जो होता है वो वैलेंसी भी 1 होता है। ठीक है, यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बिल्कुल सही। You will find that the element present in any one group have the same number of valence electrons. For example, जो भी एक ग्रुप में प्रेजेंट थे एलिमेंट, उन सबका सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ग्रुप 17 से बिलोंग करते थे, तो दोनों के बाहर सेम सेम है 7 7 दोनों के बाहर 7 दोनों के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, there is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 70 in the first period. तो वो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में हम ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में उसे रख सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज़ को वो रिजेंबल करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड को हम या तो ग्रुप 1 में रख सकते हैं या तो ग्रुप 17 में रख सकते हैं। ठीक है, you will find that these elements of second period do not have the same number of valence electrons. If you look at the हम देखते हैं activity 5.5 क्या कहना चाहता है। If you look at the modern periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Write down their configurations. जो periods में different हैं, जैसे कि लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन को छोड़ देते हैं, फ्लोरीन तक देखते हैं। तो जो इनके हैं, इनके प्रॉपर्टी सेम नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी तक देखा कि ग्रुप में जो भी थे उनके प्रॉपर्टी सेम थे, लेकिन इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसा था वो पहले देख सकते हैं हम। यहाँ के पे लिथियम है, तो लिथियम में क्या था 1। बेरिलियम का क्या था 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन का 5 है, तो मतलब 2, 3 3 हो गया। कार्बन का 4 है। नाइट्रोजन का फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो 7 है, मतलब 2 और 5, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया फिर से। ठीक है, 7 के बाद फिर 8 जो है नियॉन का वो हो जाएगा नोबल गैस। ठीक है, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 से लेकर 7 तक बढ़ते जाता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसा भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते हैं तो वैसा उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 7 तक इंक्रीज होता है। और उनका जो वैलेंसी होता है वो पहले 1 से लेके पहले 4 तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद 4 से फिर डिक्रीज होता है, 4 3 2 1, और लास्ट में वो 0 हो जाता है जब वो नोबल गैसेस के पास पहुंचता है। तो ठीक है, ये हम आगे देख, ये भी हम आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे पढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट, हम अब यहाँ पे हम उतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, तो पहले हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो अब लेकिन आप ये बात याद रख सकते हैं कि द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन पीरियड्स ऑफ 8 18 कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला में होता है, ठीक है, पहला हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम आते हैं। तो जो पहला पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। जो दूसरा है उसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, तो 8 हैं। जो तीसरा जो तीसरा पीरियड है उसमें भी 8 हैं। जो चौथा पीरियड है उसमें 18 है।
जो पांचवा पीरियड है उसमें भी 18 है, लेकिन उसके बाद से फिर 32 है और 32 है। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के साथ हमें डिस्कस कर लिया कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला में है 2, दूसरा में है 8, तीसरा में है 8, फिर 18 18 32 32। ठीक है ठीक है। तो आप मैं आपसे अब एक फटाफट एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप बताइए कि जो सातवां है, ठीक है, सातवां जो है उसमें कितने एलिमेंट्स, सातवां पीरियड जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जी हाँ, आपने सही बताया, 32 है। जो छठा है उसमें कितने, उसमें भी 32 है। पांचवा है उसमें कितने हैं, उसमें 18 हैं। चौथा है उसमें कितने हैं, उसमें 18 हैं। तीसरा उसमें कितने हैं, उसमें 8 है। दूसरा है उसमें कितने हैं, उसमें 8 है। और जो पहला है उसमें 2 है। तो दो क्या क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। बढ़िया। नेक्स्ट, trends in the modern periodic table, valency. As you know, the valency is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell. ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि वैलेंसी बढ़ रहा है 1 से लेके 7 तक, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं। लेकिन जो, नहीं सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं 1 से लेके 7 तक जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन जो वैलेंसी है वो पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से लेके 0 तक वो डिक्रीज करता है। ठीक है। एटॉमिक साइज देखते हैं। एटॉमिक साइज एक नया कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, कि उनका रेडियस कैसा है। ये रेडियस मतलब, क्योंकि शेल होता है, शेल होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई हम बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम लिथियम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो लिथियम क्योंकि ये दो होता है, पहला में आ जाएगा एक हाइड्रोजन हीलियम, तो पहला कंप्लीट हो गया क्योंकि पहला में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं। दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 8 होता है, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 32। ठीक है, तो ये लिथियम यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो ये क्योंकि ये एक गोला बना रहा है, शेल बना रहा है, शेल जो है वो गोलाकार में है, इसलिए उसका रेडियस उसका एटॉमिक साइज होता है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, तो हम देखते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर। तो अब ये याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, हाइड्रोजन, ये तो बदलेगा नहीं, इसलिए आप ये याद रख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को, कि हाइड्रोजन एटम का क्या होता है रेडियस, तो वो होता है 37 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस है उसका 37 पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर, हम जैसे कि बात करते हैं कि 1 मीटर, एक मिनट, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी, तो 10⁻⁻³ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर जो होता है, वो माइक्रोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और जो 1 पिकोमीटर होता है वो होता है 10⁻12 मीटर। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये थोड़ा बीच बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, एक मिनट। जी, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। तो पहला है 1 मिलीमीटर इक्वल्स 10⁻⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। बस बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसा हम लोग, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब हम लोग राइट जब मूव करते हैं तो फिर उसका एटॉमिक रेडियस वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम लोग पीरियड में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा ऐसा उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ेगा वैसे उनका प्रोटॉन्स भी बढ़ेगा। तो जो प्रोटॉन्स जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही अपने तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, अपने तरफ जब आकर्षित वो जब कर लेगा
तो फिर उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज हो जाएगा वो घट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में बढ़ते जाते हैं उनका सेल जो होता है वो बढ़ते जाता है। तो जब सेल जब बढ़ गया एक बार, तो फिर वो तो क्योंकि उनको तो वो सेल बढ़ेगा तो हो सकता है कि अंदर का प्रोटॉन्स भी बढ़े, तो वो भी तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो उतना नहीं करेगा जितना कि जब वो पीरियड में जब हम उधर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो होगा। लेकिन इसलिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो वैसे वैसे उनका जो होता है एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जब हम एक बार देख लेते हैं क्या है उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसका जो होता है वो मतलब प्लस मतलब इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे उनका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ कैसे होता है हम देख सकते हैं। ये बस लास्ट पेज बाकी है, उसके बाद बस थोड़ा सा बाकी होगा और क्वेश्चन करके बस ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़, जब हम लोग एज वी कैन सी द मेटल्स, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा मेटल आता है और ये कुछ देर के बाद फिर नॉन मेटल आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम लोग ये मतलब देख सकते ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमारा जो होता है वो डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिखा है while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. ठीक है, इन द मिडल वी हैव सिलिकॉन जो कि सेमी मेटल है या मेटलॉइड है, जो दोनों का प्रॉपर्टीज एक्सिबिट करता है। ठीक है, metals tend to lose electrons while firing, they are electropositive. As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose actions will electrons will decrease. तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे वो हम उधर जाएंगे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, साथ में प्रोटॉन्स बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर वो ज़्यादा कस के पकड़े रहेगा इलेक्ट्रॉन्स को और फिर वो लूज़ करने देगा नहीं। और लूज़ करने जितना आसानी से वो लूज़ करने देता है उतना ज़्यादा वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जैसे कि जो सोडियम होता है वो बहुत ही मतलब कि मेटल होता है, बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल होता है, क्योंकि सोडियम आराम से बस एक होता है उसके पास, तो वो एक को आराम से लूज़ कर सकता है, इसलिए वो ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम उधर जाएंगे वैसे वैसे वो उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, साथ में और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से वो लूज़ करने देगा नहीं, इसलिए उनका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा वो भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और बाद में वो नॉन मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो गेन करना चाहिए, तो वो फिर वो गेन कर सकते हैं आसानी से। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव सो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस ट्रेंड्स हेल्प टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स of the element because it is known to you that oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in general. तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पहले ऐसे हम देखते हैं कि पहला जो होता है वो मेटलिक होता है, तो मेटलिक ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा और जो बाद में होगा वो एसिडिक होगा। तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो कि ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो पहले तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहले जो मेटल होता है उसके बाद फिर नॉन मेटल होता है ना। तो जो मेटल होता है वो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, तो मेटलिक ऑक्साइड मतलब कि पहले बेसिक होता है फिर वो धीरे धीरे एसिडिक होता जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द द द एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। ठीक है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उसमें हमें क्योंकि कहा गया क्योंकि डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं उनको साथ में एक जगह रख दिया जाता है, क्योंकि अब एटॉमिक मासेस के बेसिस पे नहीं होता है, अब उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कि है उनका एटॉमिक नंबर उसके बेसिस पे होता है। इसलिए पहला है कि आइसोटोप्स को साथ में रख दिया गया, हाइड्रोजन का एक अलग जगह दे दिया गया सबसे टॉप में फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट जो होता है एटॉमिक नंबर वो हाइड्रोजन ही होता है। और लास्ट उसका एनोमली क्या था कि अगर कहीं कहीं पे साइज अगर एटॉमिक मास का अगर बेसिस पे अगर वो कर रहे थे, तो अगर हैवियर एलिमेंट्स के केसेस में बीच में हम नहीं रख सकते थे, क्योंकि बीच बीच में सीरीज में नहीं होते थे, कहीं पे कहीं कहीं पे जो भी लाइट एलिमेंट्स थे वो हैवी एलिमेंट्स से पहले आ जाते थे। ठीक है, ये तीन थे तो इन तीनों को उसने ओवरकम कर लिया, क्योंकि अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हो रहे थे, जैसे हम बीच में जितने भी हैवियर एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर हो रहे थे वो आराम से बीच में आ सकते थे। ठीक है, नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। ठीक है,
तो मैग्नीशियम के साथ साथ और क्या क्या दिखाएंगे, जो सेम ग्रुप में होंगे वो मतलब कि सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो मैग्नीशियम कहाँ पे है, तो मैग्नीशियम सेकंड में है, तो उनके साथ है बेरिलियम, बेरिलियम शो करेगा, कैल्शियम शो करेगा, स्ट्रॉन्शियम शो करेगा, बेरियम शो करेगा, रेडियम शो करेगा। ठीक है, बढ़िया। बस इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट जो तीन चार जो कि कौन कौन से सवाल बाकी हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सब का आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। अब मैं आपको चेक करके मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़। आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स प्लीज़ आप 100 के पार कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।